नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, वेलकम है एक और नई वीडियो में, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेकार टैक्सी के रेट को लेकर, क्योंकि हमें काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं और मैसेजेस और जो हमारी पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इसी के लिए आ रहे हैं कि सेकार टैक्सी का रेट क्या होगा। ठीक है, हमने उनको काफ़ी बार बताया भी है कि सेकार टैक्सी का रेट 20 रुपये किलोमीटर होगा, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 रुपये किलोमीटर में भी काम नहीं चलेगा। इसी सिलसिले में आज हम माननीय तेजिंदर जी के पास आए हैं, क्योंकि वो भी सेकार टैक्सी को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और स्टार्टिंग से लेके और आज तक अभी तक तो साथ चल रहे हैं। आगे होंगे नहीं होंगे वो समय बताएगा, लेकिन अभी तक बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर साथ में चल रहे हैं और सेकार टैक्सी की हर स्थिति पर नज़र गड़ाए रहा है कि क्या सेकार टैक्सी के बारे में हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आज भी एक मीटिंग है NCDC के ऑफिस में, तो आज भी NCDC के ऑफिस में मीटिंग अटेंड करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है वहाँ पर सवाल भी उठाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं माननीय तेजिंदर जी से। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। धन्यवाद। सर, जो ये सेकार टैक्सी के बारे में जो सारी पब्लिक जो है कॉल पे कॉल कर रही है, मैसेजेस डाल रही है, कमेंट कर रही है कि हमारा रेट क्या होगा, तो आपके हिसाब से रेट क्या होना चाहिए? क्योंकि देखो, हमें कस्टमर्स को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि रेट तो हम बढ़ा दो अभी 20 या 25 क्या 30 रुपये बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवारी ही नहीं आएगी तो क्या करेंगे हम बैठ के यहाँ पर। हमें चाहिए कि हमें ऐसा रेट रखना होगा ताकि जो कस्टमर भी आए और जो दूसरी कंपनियां उसको भी हम बीट कर पाएँ। तो क्या होना चाहिए? देखिए, किराया वो होना चाहिए जी, जो ड्राइवरों को भी शूट करे, जी बिल्कुल। जो जनता को भी शूट करे जी, और किसी को उस पे किसी प्रकार का ऐतराज ना हो। ऐतराज़ ना हो, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो बात हुई थी और मैं कल भी NCDC की बिल्डिंग गया था और टेक कंपनी के जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे मेरी काफ़ी देर मेरी बातचीत हुई। जी, उन्होंने भी रेट हमसे पूछा कि क्या होना चाहिए तेजिंदर जी। जी, तो हमने उनको यही बताया कि जो स्टेट वाइज हैं, जी, स्टेट वाइज आप रेट रखें। जी, पूरे भारत में एक रेट लागू नहीं होगा। हाँ जी, जैसे महाराष्ट्र में पेट्रोल वगैरह महंगा है, वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, जाम जी, ज़्यादा होता बिल्कुल, है, वहाँ पे ऑलरेडी रेट ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा, इसमें आप जो स्टेट गवर्नमेंट का रेट है जी, उसको भी तय करें। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी प्रकार जो दिल्ली का रेट है जी, वो काली पीली टैक्सी का पिछले जो है साल आया था सेंट्रल अपना दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ जी, से। जी, तो उसमें पर किलोमीटर 20 रुपये का रखा गया था AC का। 20 तो हमने रुपये। उनको बोला कि आप 20 रुपये पर किलोमीटर रखें, जी, जिससे ड्राइवर और जनता जी, दोनों खुश रहेंगे। ज़्यादा बोझ ना ड्राइवर पे पड़ेगा ना जनता पे पड़ेगा। जी, और इसके साथ साथ चूँकि दिल्ली सरकार में जो पिछली सरकार थी तब काफ़ी हमने संघर्ष किया था, तो उन्होंने 2013 के बाद से रेट नहीं बढ़ाया था। लेकिन जब संघर्ष बहुत बढ़ा और हमने इनिशिएट लिया तो 2023 में ये आया था। जी, लेकिन तब जो दिल्ली में ही 1RT जो NCR परमिट की टैक्सियाँ हैं, जिसके अंदर करीब 40,000 टैक्सियाँ हैं, उनका गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार उसको भी दिल्ली सरकार करे और वो रेट कम से कम 20 रुपये आए। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो सरकार की कैपिंग थी कि भी हम कितना ऊपर तक जा जी, सकते जी, हैं, जी, तो नॉर्मल जो कैपिंग थी वो 23 रुपये पर किलोमीटर पर थी। किलोमीटर। लेकिन जो कैब एग्रीगेटर पॉलिसी आई है जी, 2025, जी, उसमें इन एग्रीगेटर कंपनियों को कहा गया है कि अगर आप भीड़ भाड़ या टाइम का देख के शेड्यूल जो हमारा सुबह शाम का बिजी टाइम होता है जी, उसको देखते हुए आप रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जी, जी, तो कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ रहा है और घट रहा है जी, उसके ऊपर भी एक कैपिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो 20 रुपये है सीधा कंपनियां जो है उसको 10 रुपये कर दें जी, या 20 रुपये की सीधा 40 रुपये कर जी, दें। जी, तो ये चीज़ महाराष्ट्र में हुई है। जी, महाराष्ट्र में जी, जो कैपिंग है जी, वो कैपिंग इन्होंने 25% की है कि कम कर सकते हैं, जी, जी, और बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको 50% तक किया हो, यानी 20 के 30 कर दें और कम हो तो 20 के 15 कर दें। उसका कारण कि जी, आज अगर कोई गाड़ी ड्राइवर लेता है तो कम से कम 10 लाख की पड़ती है। बिल्कुल। अब आप उसको करते हैं तो EMI आप देखिए कम से कम 20 से 30,000 तो EMI आती है, जी, यानी जी, पर डे का 1,000 तो EMI चला गया। EMI चला गया, राइट। फिर उसके बाद पूरा दिन गाड़ी चलाएगा तो कम से कम 500 से 800 के बीच 800, में मिनिमम बिल्कुल,
गैस लगेगी। जी जी। तो आप 1800 मान ले, हो गए। 200 रुपये वो खाएगा भी बंदा, वो लंच वगैरह कोई चाय पानी पी 2000 लिया, हो गया। 2000 रुपये हो गया। प्लस हर साल इंश्योरेंस, फिटनेस परमिट, इन सबको मिला के अंदाजन जी 40 से 50 हज़ार लग जाता है। जी जी। पर डे का क्या लग सकता मैं है? वही कह रहा हूँ, जी। साल का आप है तो उसको आप कर लें, तो हाँ। महीने का वो आपका करीब करीब 4000 रुपये महीने का वो पड़ गया। अच्छा अच्छा तो अच्छा। यानी 25,000 तो आपका EMI, जी। फ्यूल ओके और कागजों का ओके ये ओके। निकल गया। जी जी जी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, 20 से 30,000 महीने की किस्त, जी 4000 रुपया कागजों का खर्चा, जी और पर डे की 600 से 800 रुपये जो CNG है, जी अगर महीने की लगाएंगे जी। तो कम से कम 15 से 20,000 की CNG, 20,000 के, राइट। यानी कि ड्राइवर की जेब से 50,000 रुपया लगभग जी जी। हर महीने निकल गया। निकल गया। अब आपने बोला था कि 2,500 रुपये पर डे, जी जी। तो महीने का हो गया 75,000। 75,000। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हर दिन हर एक जैसा मौसम, हर एक जैसा कारोबार, हर एक जी जैसा रोड नहीं रहता है। नहीं रहता, राइट। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को देखते हुए अगर हम कहते हैं कि आज पर डे ड्राइवर को इतनी लागत लगाने के बाद, क्योंकि जी। गाड़ी खरीदेगा तो पहले कम से कम 2-2.5 लाख रुपए जमा बिल्कुल करवाएगा, बिल्कुल करेंगे। तो वो जी भी उसने निकालनी है, जी जी वो भी निकालनी है। तो इन सब के चलते कम से कम मुझे लगता है कि ड्राइवर को अगर 1000 से 1500 रुपये रेडी बचें, जी तो उसका कम से कम 3 से 3,500 रुपये पर डे का काम होना चाहिए। जी। कल मीटिंग भी हुई थी और नेशनल मीटिंग थी, सभी लोग उसमें थे। साहिल जी थे, रिजवान जी थे, इधर से मिश्रा जी भी थे। मिश्रा जी ने बोला कि 3,500 तक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ड्राई रन भी चलता है और गाड़ी के खर्चे उन्होंने पूरी डिटेल बना के रखी है। तो डिटेल ऐसा है, देखिए, जैसा भी सभी जानते हो कि जी हमने काफ़ी प्रयास किए परिवहन जगत के लिए, सबके साथ किए, बहुत जी से लोग हमारे साथ जुड़े, जी जुड़ के जब वो थोड़े थोड़े जमने लग गए, जी कामयाब होने लग गए, तो जी सब अपना अपना करने लग गए। जी और हमने कभी किसी को बांध के नहीं रखा, जी क्योंकि हम शुरू से ही चाहते हैं जी। कि जो भी आ रहा है, जुड़ रहा हो, वो कामयाब हो। अरे, वो जुड़कर, समय बिताकर, कुछ सीख कर या कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करके आगे बढ़ रहा, तो हमें खुशी है। तो उसी प्रकार वो भी जुड़े और हमारे साथ मीटिंगों में भी शामिल हुए, सब चीज़ें देखी। और जो कल आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, जी तो जी उस टाइम में NCDC की बिल्डिंग में जी जो जी। टेक कंपनी के लोग हैं, मैं उनके उनके साथ साथ मीटिंग पे थे, डिस्कस कर रहा इसीलिए था, आप उसमें उनको नहीं सब थे। चीज़ें मैं करवा रहा था, इसलिए मैं इस मीटिंग में तो नहीं आ आपके पाया। हिसाब से क्या रेट होना चाहिए आप, क्योंकि जो 20 वाला रेट है उसमें कम लग रहा है लोगों को, जो 2500 रुपये माननीय कर्नल हिमांशु जी ने बोले वो भी लोगों को कम लग रहा है। तो आपके हिसाब से अल्टीमेटली एक सफिशेंट ऐसा क्या अमाउंट रखा जाए कि ड्राइवर भी अपनी जो जीविका है अच्छे से चला सके और कस्टमर्स पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि 20 रुपये हैचबैक सेडान के लिए ठीक है। अगर ओके। वो एक्सेल है, अर्टिगा वगैरह है, तो उसके लिए आप उसके हिसाब से 25% बढ़ा दीजिए, जी 26-27 कर लीजिए। और रात्रि का जो प्रभार है वो 25% शुरू से एक्स्ट्रा रहा है दिल्ली में, तो वो उसी प्रकार रात को 11 से सुबह 6 बजे तक वो एक्स्ट्रा रहे। और छोटी वैगनर का? वैगनार भी 20 रुपये, दोनों बराबर पड़ती हैं आजकल। अच्छा। ठीक है, दोनों बराबर पड़ती हैं, तो इस प्रकार इसका रेट होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि अभी सर ने बोला कि वैगनार 20 रुपये और डिज़ायर 22 रुपये, फिर 25, 27 और एर्टिगा तक वो एक्स्ट्रा जाता है। और जो नाइट का अगर बोले तो नाइट का जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो होता है, वो अपनी तरफ से माननीय तेजिंदर जी ने बताया है। जैसे कि आप लोग सलाह ले रहे हैं कि रेट अभी क्या होना चाहिए, ये इनकी सलाह है, ये नहीं कह रहे कि भाई 20 रुपये कर दो। कुछ लोग अभी इसमें कमेंट करेंगे नहीं जी तुम 20 रुपये क्यों कह रहे हो, हमारा तो पर्दा ही नहीं खाता 20 रुपये में। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रेट तो चाहे 40 रुपये रख लो, लेकिन भाई ग्राहक कहाँ से लेके आओगे? ग्राहक नहीं आएगा। जितने शाणे आप हो ना, उससे कहीं ज़्यादा शाणा मतलब लोग भी हैं। अपने आप को ही ज़्यादा नहीं समझना चाहिए इंटेलिजेंट, और लोग भी बैठे हैं, वो लोग भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं ना। तो रेट हमें ऐसा रखना है कि कस्टमर पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और ड्राइवर को भी कम ना मिले, उसको सफिशेंट इतना पैसा मिल जाए ताकि वो अपना घर परिवार, अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, अपना घर का ठीक खर्चा चला सके। तो उसके लिए अभी स्टार्टिंग में जैसे माननीय तेजिंदर जी ने बोला है कि छोटी वैगनार के लिए 20 रुपये सही है। और अगर हम बात करें ड्राइवर्स की भी, ड्राइवर से हमने बात कही है तो वो कह रहे भाई 20 रुपये मिल जाए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि अभी वो 10 रुपये ले रहे हैं।
अभी फिलहाल में जो दूसरी कंपनियां हैं उनको केवल मात्र 10 रुपया पर किलोमीटर दे रही हैं। 10 से 11, 10 से 11, 12 खर्चा निकाल के उनका 10 ही, बल्कि 10 से भी 9 पड़ जाता है। जो अगर वो गाड़ी का खर्चा निकालें, अपना दूसरे खर्चा निकालें, 8 रुपये से 13 रुपये आता है उनको। जो 8 रुपये से 13 रुपये आ रहा है, और वहीं अगर ड्राइवर को 20 रुपये देने, तो ड्राइवर तो बहुत खुश है, बल्ले बल्ले। और इसी से अगर हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है तो फिर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी अगर शेयर खरीदे तो हम लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो ये कंपनी हिस्सेदार वालों की है। हम यानी कि अगर मैं भी अगर 5 शेयर खरीदता तो मैं भी हिस्सेदार हूँ, तो मेरी भी कंपनी है। तो अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इसका मतलब मेरे को भी अच्छा है। तो हम भी यही चाहेंगे कि कंपनी पहले ग्रो करे। कोई भी आप दुकान खोलते हैं तो उसमें आपको देखते हो कि कोई भी जो दुकानदार होता है पहले अपना रेट कम रखता है, ताकि दूसरी भी, तो आप खुद समझदार हो, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग पहले जो आपको लालच दिलाएगा, पैसा फेंकेगा, वो बाद में लूटेगा। तो किराया इतना ही होना चाहिए जितने में ड्राइवर को भी अपना जो जीवन है ठीक से चल सके, और जो राइडर है उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। क्योंकि अगर राइडर के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, उसको महंगा लगेगा, तो वो यहाँ से निकल कर दूसरी तरफ चला जाएगा। आप समझ रहे हो ना। और जब सारे ग्राहक उधर ही चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। हमें चाहिए कि हमें कस्टमर्स को खींचना है, इसलिए पैसा थोड़ा सा कम रखना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर हमें थोड़ा सा कम में भी गुजारा करना पड़ा तो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सफिशेंट मनी मिल जाएगी। क्योंकि देखो, सभी लोग, आप लोग भी तो हो ना सिस्टम के अंदर। तो दूसरा ये यहाँ पर हो जाता है कि आपको जो किराया है, अभी हमारी तरफ से, माननीय तेजेंद्र जी की तरफ से उन्होंने सलाह दी है कि भैया 20 रुपया वैगनार, 22 रुपया डिजायर रख लो, और 25-27 एर्टिगा, इनोवा, और उससे ऊपर उनका जो नाइट चार्जेस है उनका वो लग जाएगा। ये यहाँ से आप लोगों को सलाह दी जाती है। इसको आप अच्छे से देखिए कि क्या है क्या नहीं हो सकता है। डिसाइड तो आप लोग ही करेंगे, या फिर जो दिल्ली की सरकार है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किराया तय करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता चलेगी तो उस हिसाब से वो तय करेगी। ठीक है, हमने यहाँ से अपनी सलाह दे दी है। दूसरा अब सवाल आता है, सर इस जो काफ़ी लंबे समय से बाइक टैक्सी के पीछे पड़े हुए सब लोग, बाइक टैक्सी हटाओ, बाइक टैक्सी हटाओ, और हटनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो है इलीगल तरीके से कार्य कर रही है। देखिए, मैं बताऊं, बाइक टैक्सी का ऐसा है कि जो पिछली सरकार थी जिसने 10 साल राज किया और ड्राइवरों के ही दम पे आई थी, तो उसी ने ड्राइवरों के साथ धोखा किया और इस बाइक टैक्सी को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप सभी एसोसिएशन ने, संस्थाओं ने उनका विरोध किया, और जब वो नहीं माने तो सबने मिलकर सरकार ही बदल दी। सही बात है। और जो बीजेपी की सरकार आई है उनके साथ सभी ने मीटिंगें की, हमने भी की थी पिछले साल, और हमने भी कुछ मांगे रखी थी। तो उसमें ये तय किया गया था कि जो ऑटो और टैक्सी का रोजगार है, जो पुराना रोजगार है कई सालों से दिल्ली में, उसको बचाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर बाइक टैक्सी को बढ़ावा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक विचारणीय विषय बन जाएगा, जिसपे हमें विचार करना पड़ेगा, सभी एसोसिएशन से वार्ता करनी पड़ेगी। अगर ड्राइवर समाज के ट्रेड पे, जो ऑटो टैक्सी वाले हैं, उनके रोज़गार पे संकट आता है तो कहीं ना कहीं सभी के साथ चलना पड़ेगा, और इसके लिए जो भी सबकी सहमति से होगा वो कार्रवाई में हम शामिल भी होंगे और आगे लेके भी जाएंगे। सर आप कह रहे हैं कि सहकार टैक्सी में हम बाइक रखेंगे लेकिन उसको कमर्शियल कराएंगे, ठीक है, आप कमर्शियल करा लेंगे, लेकिन जो दूसरी कंपनियां हैं वो धड़ल्ले से प्राइवेट में चल रही हैं। देखिए, सहकार टैक्सी की नीतियां हमने नहीं बनाई जी, ठीक है जी, नीतियां जिसने भी बनाई हो उसने विचार किया नहीं किया ये वो जाने। जी, हमारे पास अभी एक पहलू आया है और सबकी तरफ से आ भी रहा है जी, कि भाई बाइक टैक्सी को बढ़ावा नहीं दिया जाए, और मैंने फिलहाल खुद 6 महीने ट्रायल किया है, और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 100 में से 99% बाइक टैक्सी फेल हुई हैं। 99% फेल हुई हैं। ना तो उनको रास्तों की जानकारी, ना उनको ट्रैफिक की जानकारी, ना उनको रूल्स की जानकारी कि कैसे उनको भीड़ भाड़ में गाड़ी चलानी है, कैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं। सवारी को लेके वो फटाफट रेड लाइट पार कर रहे हैं और रैशिंग ड्राइविंग कर रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। और ना ही जिस प्रकार ऑटो टैक्सी में सवारी कवर्ड होती है, भगवान न करे दुर्घटना में कुछ
चोट लग जाए, हाथ पांव टूट जाए, कुछ हो जाए, अगर वो 6 महीने तक बिस्तर पे हैं तो उनको खर्चा मिलता है। बाइक टैक्सी में एक धेला नहीं मिलेगा किसी को, जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना राइडर को, ना उसको चलाने वाले को। आप। जी और एक केस हमारे पास आया भी था जिसमें सवारी गिर गई, बाइक स्लिप हुई, सवारी गिर गई, सवारी को खरोंच नहीं आई, जी लेकिन जो बाइक चला रहा था बाइक प्राइवेट ड्राइवर, बाइक, हाँ। उसका घुटना टूट गया। जी। सवारी ने तब भी उसी पे ब्लेम डाला और अच्छा। पुलिस ने भी उसी को हरासमेंट किया ये लो। कि आपके सही पास बात। जब लाइसेंस नहीं था, आपको परमिशन नहीं थी, जी आपकी कमर्शियल गाड़ी नहीं है, जी तो आपने कैसे इनलीगल पैसेंजर को ढोया। जी जी जी, बिल्कुल। और हॉस्पिटल में वो लोग इलाज करवा रहे थे, उनके घर वाले, तब जी भी उनको वहाँ लगातार कॉल जा रही थी। बाद में हमारे पास आया तो हमने इतना बोला पुलिस वालों को जी कि भैया दुर्घटना में घायल हुआ है, इलाज करा ले, उसके बाद जो कार्रवाई करनी है आप अब करना, लेकिन जी जब तक वो हॉस्पिटल में उसका घुटना टूट गया, ऑपरेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, जी तब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी। तो ये बात पुलिस वालों ने इंसानियत के नाते हमारी मानी। फिर गवर्नमेंट इस पर रोक क्यों नहीं लगा रही? गवर्नमेंट परमिशन दे रही तभी ना ये बाइक चल रही है। अगर गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी तो ये बाइक टैक्सी क्यों चलेगी? और वो भी कमर्शियल में नहीं, प्राइवेट में। 2 दिन, मात्र 2 दिन ड्राइवर जो जो लड़का है नया, वो बाइक सीखता है और तीसरे दिन अपना ऐप डाउनलोड करके और वो सवारी ढोने लग जाता है, क्योंकि कंपनी उसका कोई लाइसेंस नहीं देखती, कब का बना हुआ है, कितने दिन पहले बना हुआ है, कब इसने बाइक सीखी, कब चलाना शुरू किया, और उसका कोई कमर्शियल नहीं है, कोई बैज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट उसके साथ पास में नहीं है। 2 दिन मात्र बाइक सीख के और तीसरे दिन वो सवारी को ले, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखिए, इसके लिए मैं बताऊं, जैसे आपने बोला, हमारे ज़माने में 3 साल हमारा लाइसेंस पुराना होता था, बिल्कुल 3 साल। सही बात है। उसके बाद क्लास होती थी, बाकायदा क्लास में ट्रेनिंग होती थी, जी 3-3 दिन लगातार सुबह से शाम। उसके जी, बाद एक रिटर्न में पेपर मिलता था। बिल्कुल। उसके बाद वो जाके कहीं बैच बनता था, तब हम कमर्शियल गाड़ी चलाने के कमर्शियल लिए ड्राइवर बनते थे। जी एलिजिबल होते थे। जी 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 आप मुझे बता दो, आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो, जी, डॉक्टर अगर कोई झोला छाप हो तो आपके साथ, आपकी जान के साथ कितना नुकसान हो। बिल्कुल। उसी प्रकार सेम यहाँ पर है। क्यों? कि जो गाड़ी चला रहा है, बाइक है तो पीछे एक सवारी है, हाँ जी अगर कोई इनलीगल लाइसेंस के साथ टैक्सी चला रहा है तो पीछे 4 सवारी हैं, जी ऑटो चला रहा है तो 3 सवारी हैं, बस चला रहा है तो 60 सवारी। जी उन जी, सबकी जान उस एक आदमी के ऊपर निर्भर है। निर्भर तो है। आप कैसे एक ऐसे आदमी के ऊपर इन सबकी जान की जो है परवाह न करते हुए उनके ऊपर डाल देंगे, जी जिसको कोई भी कमर्शियल, किसी भी प्रकार का भी व्यावसायिक ट्रेनिंग नहीं है, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जी, और वो सड़क पे भीड़-भाड़ में गाड़ी चला रहा है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए प्रशासन और सरकार और अधिकारी सबको सोचना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए जो ये बाइक राइडर हैं, इनको कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए या फिर इनके लाइसेंस की एक अवधि तय करनी चाहिए कि कम से कम 2 साल पुराना या 3 साल पुराना लाइसेंस होगा, उसके बाद ही ये चला पाते हैं। लेकिन सुनने में तो ये भी आया कि इनका लाइसेंस किसी और का होता है, बाइक किसी और के नाम होती है और चला रहा कोई तीसरा बंदा होता है। मतलब इतनी यहाँ पर धांधली। मैं जी बता दूं, जी देखिए, जी जी अगर आप सेफ्टी रीजन से पूछेंगे तो मैं बाइक टैक्सी को 0 देता हूँ, जी जी सेफ्टी बिल्कुल रीजन से। जी 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 बिल्कुल क्यों? कि कहीं भी जरा सा पानी हो, कीचड़ हो, कोई उबड़-खाबड़ हो, बाइक तुरंत फिसलती है। दूसरी जी चीज़, जितने भी बाइकर हैं जो चला रहे हैं, ये मोबाइल उनके हैंडल पे लगा होता हाँ है। बिल्कुल कई लोग टंकी भी ऐसे लगा देते हाँ हैं, जी हाँ जी ऊपर से सूरज की धूप पड़ रही होती है, नीचे से वो बैटरी कंज्यूम हो रही है मैप के जी चलते, बैटरी इतनी हीट हो जाती है, अगर वो फटी तो टंकी पर आप सोच सकते हैं पेट्रोल का कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। बिल्कुल दूसरी चीज़, जी उनको रास्तों की जानकारी नहीं है, वो बार-बार क्या करते हैं, सामने देखा, ऐसे देखा, सामने हाँ, देखा, ऐसे ऐसे देखा, देखा बिल्कुल। और 3-4 बार, जो मैंने कहा ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है, जी, जी, जी। 3-4 बार तो खुद मैं गिरते-गिरते बचा। बाद में मैंने बिल्कुल। बाइक वाले को बोला हाँ, कि भैया तुम बाइक चलाओ, रास्ता मैं बताऊँगा, हाँ, सही बात है। क्योंकि मुझे पूरी दिल्ली के रास्तों की जानकारी है। जी, जी, लेकिन जी। जो सवारी है उनको जानकारी नहीं है। जी, जी, जी। तो ये हालात हैं बाइक के। सेफ्टी रीज़न से मैं 0 दूँगा ले बाइक टैक्सी को। लेकिन पब्लिक का कहना ये है, उनका मानना ये है कि हम 200 रुपए टैक्सी में अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, 100 रुपए अफ़ोर्ड ऑटो में नहीं कर पाते हैं, हमें 40 रुपए पे जाना है, तो हम बाइक पर जाएँगे। देखिए, जान है तो जहान है। जी, बाइक स्लिप हो गई, घुटना टूट गया, 3 महीने आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे। जी, मैं घर की सीढ़ियों से स्लिप हुआ था, 3 महीने मेरे घुटने में प्लास्टर रहा था। जी, बिल्कुल।
सिर्फ स्लिप हुआ था। जी जी आप सोचिए बाइक से गिर के अगर हो गया कुछ तो जी किसका नुकसान होगा। और बाकी आपने कहा 40 रुपये, तो ऑटो का किराया 30 रुपये से शुरू होता है जी 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 और टैक्सी का किराया 100 रुपये से शुरू होता है, जी जिसमें 3 किलोमीटर अलाउड होता है। जी जी तो आपको अगर 3 किलोमीटर तक जाना है तो आप टैक्सी बुक करो, सही बात है। ऑटो बुक करो, ऑटो में 1.5 किलोमीटर फ्री है। जी 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 तो कहाँ से आपको महंगा पड़ गया। और बाइक में एक आदमी जाएगा, धूप है तो धूप लगेगी, बरसात हो तो बरसात में गीला होगा, जी आंधी तूफान में मिट्टी मुंह में जाएगी। कम से कम आप ऑटो और टैक्सी में सेफ तो हैं। इसीलिए मैंने कहा सेफ्टी रीजन से मैं बाइक टैक्सी को 0 देता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे भारत टैक्सी को भी कि वो इसमें इसको शामिल करें या नहीं करें, करें तो फिर कमर्शियल करें या प्राइवेट करें, उनके लिए देखिए क्या सलाह देखिए दें? इसके जी लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जी कि पैसेंजर, ग्राहक फर्स्ट होता है। जी ठीक है, हम कहते हैं ना कि जो मेहमान है वो जी भगवान जी है, कस्टमर इज ऑलवेज 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 राइट। राइट। तो आप अगर कस्टमर बिहेवियर से देखेंगे, जी कस्टमर के बिहाव से देखेंगे, तो आपको ये विचार करना पड़ेगा जी कि हमें बाइक टैक्सी चलानी है या नहीं चाहिए। ये उनका डिसीजन है, हम सलाह दे सकते हैं, मानना मानना उनका काम है। जी लेकिन अगर हमारे साथी एसोसिएशन अगर इसके खिलाफ किसी विरोध में आती हैं तो हमें भी विचार करना पड़ेगा। जी। और फिर अगर बात करें जो बाइक राइडर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बाइक राइडर जो है अब इसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं कि वो अपना घर का खर्चा भी इसी से चला रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए कहावत है, चोरी करवाने वाला, जी चोरी करने वाला, जी दोनों जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इसको चोरी करवा रहा है और जो चोरी कर रहा है, हम्म, वो खुद समझें जी। कि आप एक गलत काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट आज भी गलत है और आने वाले समय में भी गलत है। तो आपको क्या लगता है इसको सरकार परमिशन नहीं दे रही, ये कहीं बीच में से ही लोग इसको चला रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तो मिलीभगत है। जी 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 उच्च अधिकारी को मालूम नहीं पड़ता, नीचे लोग परवाह नहीं करते हैं। अच्छा तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर प्रशासन को सोचना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट मंत्री को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सोचना पड़ेगा। जी और जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जो भी जी। एग्रीगेटर कंपनी है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देसी हो, चाहे सरकारी हो, सबको विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक अभी न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट ने इनको बाइक टैक्सी को खुली छूट दे दी है। मैंने अभी क्या कहा जी कि गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा। हर कोई परफेक्ट नहीं है, सुधार होने की गुंजाइश हर जगह रहती है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसको सुधारा भी जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो प्रशासन है, प्रशासन को विचार करना पड़ेगा। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बाइक टैक्सी चल रही है, नए नए लड़के आ रहे हैं, बाइक टैक्सी चला रहे हैं और सवारी को भी गिरा रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ रहे हैं, किसी का पैर तोड़ रहे हैं, सारा काम हो रहा है। और ऊपर से ही केस फिर पुलिस वाले इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है। 2 दिन बाइक सीख के तीसरे दिन वो सवारी को लेके आ जाते हैं और चौथे दिन उनका सर फोड़ देते हैं गिरा के। तो फिर ये गलत है और सवारी के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो कृपया करके कुछ जो पब्लिक जो जैसे सरकार ने बहुत सारी बसें भी चला रखी है, जो गाड़ी और ऑटो अफोर्ड नहीं कर पाता उनके लिए, महिलाओं के लिए फ्री बस चल रही है, आप बस में चले जाओ, क्यों आप रिस्क लेते हो? और लोगों के लिए भी बस काफ़ी चला रखी है और अभी नई नई बसें चलाई हैं। जो अफोर्ड कर पाएंगे वो टैक्सी में चले जाओ, जो उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते वो ऑटो में चले जाओ, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते वो बस में चले जाओ। फिर क्यों बाइक पर ही आपको रिस्क लेना है? अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई गिरता है, टूटता फूटता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले गलती निकलेगी सिर्फ और सिर्फ बाइक राइडर की। जितना भी नुकसान होगा बाइक राइडर को भरना पड़ेगा, चाहे वो अपना घर बेच के भरे, चाहे अपनी बाइक बेचे, चाहे कुछ भी बेचे, चाहे अपने आप को बेचे, उसको वो भरना पड़ेगा। सर ऐसे ही या फिर माफ़ कर सकते हैं कोई? मैं इसके लिए आपको, अगर पुराने लोग कुछ दिल्ली के हैं तो 20-25 साल पीछे ले जाऊंगा। जी एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था, जी उसने प्राइवेट टैक्सी में प्राइवेट टैक्सी में एक विदेश से आए हुए जोड़े को जयपुर में भेजा उस गाड़ी से। जी वो लोग गए, घूम घाम लिए, सब कुछ हो लिया। वापसी में उस प्राइवेट टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा जिसमें वो सब पैसेंजर जो थे वो
गुजर गए, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। अच्छा। उनके रिश्तेदारों ने क्लेम किया और वो ट्रांसपोर्टर साउथ दिल्ली का जाना माना ट्रांसपोर्टर माना जाता था, जिसके पास बसें थी, टैक्सियां थी, बहुत बड़ा फील्ड था। जी। उस जमाने में उसको वो सब बेच के 1 करोड़ का क्लेम भरना पड़ा था। 1 करोड़ का। आज से 20-25 साल पहले आप साउथ दिल्ली जाके पता भी कर सकते हैं। जी जी जी। अपना स्टैंड तक बेचना पड़ा था। तो आप सोच लें कि इनलीगल व्हीकल पे आप सवारी को ढो रहे हैं, वो कौन है, कहाँ है, क्या है, आपको नहीं पता। अगर उसने क्लेम किया तो आपको अपना घर, मकान, दुकान सब बेच के उसको भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, और अगर आपको और कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो कि हमें ये चीज़ समझनी है। बाकी सब कुछ बड़ी डिटेल में हमारे माननीय तेजेंद्र जी ने आपको समझा दिया गया है कि ये इलीगल है और इससे बचें। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना कि ये सही है या गलत है, और किस तरीके से आपके हिसाब से होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।